नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो वे युवा जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से एक नया इतिहास रचा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उनसे मुलाकात की है। उसमें मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले श्री विभोर जैन भी उसमें शामिल हैं। विभोर जैन की स्टार्टअप कंपनी व्योमिक वो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, ये प्रेरणा भी दी है। हम सभी देख रहे हैं कि मानसून, कहीं अधिक बारिश कहीं कम बारिश, और ये असमानता परेशानी में भी डाल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सभी को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वो जिले भी हैं जिनमें सामान्य से कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है और वे जिले भी हैं जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है और अति भारी वर्षा का अनुमान जहां 25 अगस्त से 27 अगस्त तक है, वे जिले भी हैं। उनका उल्लेख करना है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये लिस्ट में, क्योंकि पूरा आप कहें तो मैं पढ़ दूं जिले। अच्छा, जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है वो है मऊगंज, बुरहानपुर, सिंगरौली, सतना, भिंड, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, खरगोन, भोपाल, निवाड़ी, राजगढ़, गुना, डिंडोरी और ग्वालियर। और जहां बहुत कम बारिश हुई है वो है अलीराजपुर, धार, रतलाम, नर्मदापुरम, मुरैना, झाबुआ, बैतूल, शाजापुर, हरदा और सागर। और जहां 25 से 27 अगस्त के बीच में भारी वर्षा का अनुमान है वो है नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना। और इसके लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वे स्वयं परसों रीवा भी गए थे जहां भारी वर्षा हुई है और उन्होंने वहां पर रीवा संभाग, जबलपुर संभाग दोनों की वहां पर राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर अधिक बारिश हो रही है वहां पर राहत और बचाव के कार्य भी युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे निर्देश भी दिए हैं। और जहां कम वर्षा हुई है उस संदर्भ में भी अधिकारियों को कहा है कि उसकी योजना बनाकर अभी से तैयारी करें ताकि विशेष रूप से वहां के किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वो कम पानी वाली फसलें लगाएं और पानी से होने वाले संकट का अभी से तैयारियां कर सकें। अभी नीति आयोग ने जो विकसित भारत में कौशल विकास पर रिपोर्ट जारी की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर ही हमें काम करना है। इस रिपोर्ट में युवाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी और उसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत नागरिक हैं वो, और फिर महिलाएं। 5वीं श्रेणी ऐसे युवाओं की बनाई गई है जो किसी भी कारण से ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई रोजगार है या स्वरोजगार है और ना ही किसी तरह का कोई कौशल का वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और रिपोर्ट में ऐसे सभी युवाओं को नीट कहा गया है। नीट का अर्थ यहां पर है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उनको पढ़ाई या फिर कौशल, रोजगार या स्वरोजगार, इनमें से किसी एक पर जोड़ने पर हमें कार्य करना है। और इसके लिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात की है जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, इनका एक वर्किंग ग्रुप बनाकर ठोस रणनीति बनाई जाए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं।
28 अगस्त को हम सभी जानते हैं कि पवित्र पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में और प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई भी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इस अवसर पर अपनी जो लाडली बहनें हैं उनको 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी उनके खातों में भेज दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह किया अपनी बहनों से कि वे इसके लिए इस राशि से स्वयं के लिए कुछ अवश्य खरीदें। और साथ में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मंत्रीगणों से, नागरिकों से, सभी से ये आग्रह भी किया है कि वे अपनी बहनों के साथ साथ इन लाडली बहनों के साथ भी रक्षा पर्व मनाएं। हम सभी जानते हैं कि जन विश्वास अभियान अपने आप में एक बड़ा सार्थक, सकारात्मक और महत्वपूर्ण अभियान है। इसके 3 सप्ताह पूरे हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी मंत्रीगण भी शुक्रवार के दिन फील्ड पर उतर रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 जिलों में छिंदवाड़ा, बड़वानी और टीकमगढ़ इनमें सम्मिलित हो चुके हैं। इस बार चूंकि रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त यानी शुक्रवार को है और उसके अगले शुक्रवार को 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि चूंकि दोनों पर्व पड़ जाएंगे तो इसलिए रक्षाबंधन के अगले दिन और ऐसे ही जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी 28 के बदले 29 को और 4 के बदले 5 सितंबर को ये जन विश्वास अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा और सभी मंत्रीगण इसके अनुसार ही अपने कार्यक्रम निर्धारित करें, यह भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में पीथमपुर में औद्योगिक निवेश की बड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। इसमें आदित्य टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड की भारतीय रेलवे के लिए उन्होंने एकदम मॉडर्न फाउंड्री का शुभारंभ किया है। लिगोंग इंडिया लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार का भी शिलान्यास इन्हीं 2 महीनों में हुआ है और किसान इरिगेशन की जो 4थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी मध्य प्रदेश में, उसका भी लोकार्पण हो गया है। इसी प्रकार अगस्त महीने में पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए की निवेश की 2 अत्याधुनिक इकाइयों का भी शुभारंभ हो गया है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहमदाबाद में जो निवेश संवाद किया था उसमें 8635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। किसानों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी आज चर्चा हुई है। प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान, किसानों के लिए जो आईडी का अभियान है वो 20 अगस्त से प्रारंभ किया है। इसके लिए ना कहीं उनको भटकना पड़ेगा, ना लंबी लाइनों पर लगना पड़ेगा। सरकार के द्वारा गठित जो शासकीय दल है वे स्वयं किसानों के पास जाएंगे और उनकी फार्मर आईडी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी किसानों से आग्रह किया है कि जिनने भी अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है वे सभी अपनी अपनी आईडी इस दल के माध्यम से जरूर बनाएं। और जो किसानों से सुझाव लगातार मिल रहे हैं उसमें खाद्य वितरण की ई विकास प्रणाली को भी अधिक सरल और किसान हितैषी बनाया गया है। और इसमें यह भी अब तय हुआ है कि ई विकास 2 इसके अंतर्गत किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक उर्वरक बिना किसी अनिवार्य जो पंजीयन है उसके बगैर भी कोई भी एक उर्वरक खरीद सकेगा। और इसके साथ ही अब व्हाट्सएप के जरिए भी उर्वरक की बुकिंग की जा सकेगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि लाडली बहना को 250 रुपए तो दिए ही गए हैं, इसके साथ ही लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1750 रुपए प्रति बहन के हिसाब से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 2148 करोड़ रुपए की राशि अभी ट्रांसफर की गई है।
संबल योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक हितग्राहियों को और उनके परिजनों के खाते में 203 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और अलग अलग रक्षाबंधन से पूर्व भाई बहनों के खातों में लगभग 2,351 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि ये सावन का पवित्र माह है, बड़ी संख्या में इसमें कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, इनकी धूम होती है और एक तरह से ये आध्यात्मिक अभ्युदय के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी एक बड़ा प्रतीक है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग कंधे से कंधा मिलाकर कांवड़ यात्रा में एक साथ निकलते हैं। एशियन गेम्स जो होने वाले हैं ये 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें से 25 खिलाड़ी मध्य प्रदेश की जो राज्य खेल अकादमियां हैं उनके खिलाड़ी हैं और इस तरह से 10 खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं और विश्वास भी व्यक्त किया है कि वे एक नया इतिहास बनाकर मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे। आज विषय अभी बहुत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी स्वीकृतियां प्रदान की हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, इन सभी को गति देने के लिए 10,630 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां दी हैं। हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और उसी दृष्टि से आज सिवनी बालाघाट, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, स्टेट हाईवे है और इसको, जिसकी लंबाई लगभग 91.64 किलोमीटर है, इसको 4 लेन करने का निर्णय किया है विद पेव शोल्डर। और इसका जो 6 किलोमीटर है वो फॉरेस्ट का एरिया है और टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर, जिसका पहले ही मध्य प्रदेश की धरती पर ही डिक्लेयर हुआ है, उस दृष्टि से भी इसका कुछ भाग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से भी। अब सिवनी से बालाघाट की दूरी लगभग 2 घंटे से घटकर 1 घंटे होने वाली है और इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर होगा। इसकी लागत होगी 3,458 करोड़ रुपए। इसका निर्माण, संधारण और कंसेशन की अवधि होगी लगभग 17 वर्ष। इसमें बाकी चीजें भी हैं कि लगभग 40% राशि परियोजना निर्माण की, ये लगभग 700 करोड़ रुपए 10 किस्तों में भुगतान की जाने वाली है और शेष 60% राशि लगभग 2250 करोड़ रुपए का भुगतान 15 वर्ष में राज्य बजट के माध्यम से होगा। इस पर वित्त विभाग की स्वीकृति हो चुकी है। इसके साथ ही हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर चूंकि काफी सड़कों को लिया जाना है, मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ समय में सड़कें एक अलग तरीके से दिखाई देने वाली हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4 लेन और अच्छी सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में बिछने वाला है। अभी 12 नई सड़कों का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर होना है। इसमें भी वैसा ही 40% व्यय के रूप में और 60% एन्युटी के रूप में भुगतान होगा और इन सड़कों में इनके लिए भी चूंकि नाबार्ड के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रस्ताव है, तो इसमें इन सड़कों के लिए एमपीआरडीसी को इसको हस्तांतरित करने का आज प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट में पारित किया है। इसके अलावा कुछ विभागीय कार्रवाइयां हैं जिनमें कुछ फर्जी भुगतान के मामले थे, उसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ स्वीकृति हुई है। ये भी हमें स्मरण में ही है कि उज्जैन में जो लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा धन्वंतरी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, उसमें पदों के सृजन की स्वीकृति भी आज प्रदान की गई है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन अधिग्रहण जहां भी सरकार करती है तो मुआवजा 2 गुना मिला करता था, जिसको 4 गुना किया गया था
अब ये तय किया है कि आपसी सहमति से, आपसी सहमति का मतलब होता है अभी एक प्रक्रिया होती है और उसमें सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है जिसमें काफी समय लगता है। अगर किसान या जिसकी जमीन है वो तैयार है तो सरकार इस 4 गुने दर पर उससे जमीन का क्रय कर ले और उसको 4 गुने का भुगतान करे, ताकि इसमें समय भी काफी बचेगा। और चूंकि अभी तक 4 गुने में आपसी सहमति वाला प्रावधान नहीं था, इसलिए उसको मंत्रिपरिषद में लाना आवश्यक था, तो उसको भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही जो आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में है, उसकी जो कुल मिलाकर वो विभिन्न राजस्व व्यय होते हैं, उनकी निरंतरता के लिए भी स्वीकृति दी गई है। अभी तक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा 2024 के पहले विभिन्न 1860 की भारतीय दंड संहिता 1860 की जो विभिन्न धाराएं हैं, उसके अंतर्गत ही अपराध पंजीबद्ध होते थे। क्योंकि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता जो नई लागू हुई है, उसके बाद आवश्यक था कि पुरानी धाराओं में परिवर्तन किया जाए और उनको परिवर्तित करके आर्थिक अपराध ब्यूरो को भी उसके लिए अधिकृत करने का आज निर्णय हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भी निरंतरता के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर की स्थापना है। उसमें भी 80 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। 13 पदों को समर्पित करते हुए 25 नए पदों का सृजन करने का भी प्रस्ताव को आज स्वीकृति दी गई है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं के दिव्यांग कल्याण की 1740 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्रा को भी नियुक्ति प्रदान की गई है। खेल और युवा कल्याण विभाग, इनमें भी महिला T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड और उसकी प्रोत्साहन राशि की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए भी आज निर्णय हुआ है। महिला T20 विश्व कप ब्लाइंड में भारतीय टीम ने नेपाल को हरा के स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी और 3 ट्रेनर भी सम्मिलित थे। इनमें सुश्री सुनीता सराठे नर्मदापुरम से, सुश्री दुर्गा येवले बैतूल से, सुश्री सुषमा पटेल दमोह से और 3 प्रशिक्षक थे, श्री सोनू गोलकर, श्री ओम प्रकाश पाल, श्री दीपक पहाड़े। तो तीनों हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, इनको 25-25 लाख रुपए और जो प्रशिक्षक हैं उनको 1-1 लाख रुपए राशि देने के बारे में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया था और राशि दी भी जा चुकी है। कार्योत्तर अनुमोदन के लिए आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा मुख्य सचिव कार्यालय ने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि 1 जनवरी 24 से 31 जुलाई 24 तक कुल जितने निर्णय कैबिनेट में लिए गए, उनकी वस्तु स्थिति क्या है। 90% से अधिक निर्णयों का पालन भी हो चुका है, उसकी भी जानकारी दी गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग में भी कुल मिलाकर 2,973 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के संदर्भ में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये आज के वो काम थे जो 12 सड़कें आप उन 12 सड़कों की जानकारी चाहेंगे जो सड़कें, इसमें भोपाल विदिशा मार्ग है जिसकी लंबाई है लगभग 44.83 किलोमीटर और इसकी लागत है 1,792 करोड़ रुपए। फिर खलघाट मनावर मांगोद मार्ग है, इसकी लंबाई लगभग 93.11 किलोमीटर है, लागत है 3,316 करोड़।
फिर मंदसौर सीतामऊ में, ये राजस्थान सीमा से लगा हुआ है, सीतामऊ बसई सुवासरा लगभग 82 किलोमीटर, राशि लगभग 2,719 करोड़ रुपए। फिर इसके साथ साथ पूर्वी भोपाल बाईपास 4 लेन मार्ग को 6 लेन में विथ पेव शोल्डर इसको करना, और उसके साथ साथ सर्विस यानी 12+PS रोड का निर्माण का भी प्रावधान जिसमें है। ये लगभग 51.86 किलोमीटर है, जिसकी लागत है 4,031 करोड़ रुपए। फिर है नीमच मनासा रामपुरा झालावाड़ मार्ग SH7, इसको भी वैसे ही 4 लेन विथ पेव शोल्डर करने का प्रावधान है, 95.85 किलोमीटर, और राशि है 5,055 करोड़ रुपए। इसी तरह से इंदौर देपालपुर मार्ग है, चापड़ा देवरी से देवास तक है, दिनारा दतिया सेवड़ा मार्ग है, आगर सारंगपुर मार्ग है, सोयत माचलपुर जीरापुर मार्ग है, राहतगढ़ खुरई से खेमलासा मार्ग है, सुंदरा सिंहपुर कोठी बिरसिंहपुर सेमरिया गोहदा सिरमौर, ये भी एक मार्ग है। इस तरह से ये 12 सड़कें हैं जिनको हेम के अंतर्गत स्वीकृति मिली है। 22 सड़कों के बारे में इनको जिसकी जानकारी ये है कि इनको MPRD, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वो 22 सड़कें ऐसी हैं कि जो MPRDC को हस्तांतरित की जा रही हैं भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में। तो इस तरह से विषय हमारा